गठबंधन आरजेडी गठबंधन में जब से नीतीश जी गए तब से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति चरमरा गया। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि खास करके जो हमारे समुदाय के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, उन पर अत्याचार काफ़ी बढ़ गया। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। पिछले दिनों बिहार के अरवल में एक पासवान परिवार के मां और बेटी को जिंदा जलाने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एमपी चिराग पासवान 5 दिसंबर को वहां पर पदयात्रा निकालेंगे। उससे पहले केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी अरवल का दौरा करेंगे। बता दें कि उन्होंने अपने दौरे की जानकारी देते हुए कहा कि जो पिछले दिनों घटना हुई थी वो काफ़ी बिहार और बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने वाली घटना थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि वहां पर जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उनके साथ ढांढस भी बांधेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं पशुपति कुमार पारस अपने अरवल दौरे की जानकारी को लेकर, छोड़ जाते हैं आपको उनके वीडियो के साथ। जी, मैं शाम में जा रहा हूँ पटना। पहले तो जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे श्री प्रिंस राज पासवान जी, उनको मैंने भेजा और दलित सेना के लोग गए वहाँ से ला कर के रिपोर्ट उन लोगों ने दिया है। आज मैं शाम में जा रहा हूँ और कल 12 बजे पटना से मैं जाऊँगा घटनास्थल पर। लगभग 2 बजे में मैं पहुँचूँगा। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जब से ये सरकार बनी, गठबंधन आरजेडी गठबंधन में जब से नीतीश जी गए तब से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति चरमरा गया। कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि खास करके जो हमारे समुदाय के लोग हैं, पासवान समाज के लोग हैं, उन पर अत्याचार काफ़ी बढ़ गया। ये देखिए, महिला के साथ में दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब वो थाना गया तो थानेदार उसको केस नहीं लिया। सबसे पहले तो हमारी मांग है कि थानेदार को गिरफ्तार करके उसको जेल में बंद करना चाहिए, उस पर 302 का मुकदमा चलाना चाहिए। दूसरी बात है, उसी गाँव की घटना, एक नौजवान पासवान की हत्या हो गई। पहले भी मैंने कहा था कि बिहार में जितना भी पासवान पदाधिकारी है, चाहे पूर्णिया का एसपी हो या जो जहाँ कहीं भी पोस्टेड था, सिविल एसडीओ हो, डीएसपी हो, सबको जानबूझ करके वहाँ से हटा करके और सेंट्रिंग पोस्ट में दिया गया। ये दुर्भाग्य है। बिहार का जो मुखिया होता है, मुखिया हेड होता है, तो उसके लिए जो वोट दिया जो नहीं दिया सब बराबर है। एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। जो अभी वर्तमान सरकार का नज़रिया कुछ गलत है, इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ। और बिहार के मुख्यमंत्री जी से मैं प्रेम से आग्रह भी करता हूँ कि आप ये दलित समाज में जो पासवान समाज के लोग हैं, आप इनको तरजीह यदि नहीं देते हैं तो कम से कम ईमानदारी से इनके साथ व्यवहार करिए जी। दूसरी बात है कि आप देखे होइएगा, क्या से 3 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ, पासी समाज पर लाठीचार्ज हुआ जी। तारी बेचने के लिए, तारी उतारने के लिए, तारी बेचने के लिए। वो पासी समाज दलित समाज का आता है, आप उसको महादलित में रखे हुए हैं पासी समाज को। और उसकी मजदूरी, उसकी जातीय पेशा है। सभी जात का अलग अलग पेशा होता है। जैसे स्वीपर का पेशा अलग है, रविदास का पेशा अलग है, पासी का पेशा अलग है। तो पासी का जो पेशा है जातीय पेशा है। और उसके बाल बच्चे भूख मर रहे हैं। जब से आपने तारी बेचने पर और तारी उतारने पर रोक लगाया है, तब से वो भूखमरी का शिकार हुआ। और अनावश्यक बिहार में शराबबंदी के नाम पर जितना भी गरीब गुरबा लोग हैं, अभी जेल में आप आंकड़ा उठा के देखिए कि जेल में जितने भी लोग बंद हैं, उसमें सभी के सभी 99% लोग पिछड़ी जाति के हैं और दलित समाज के हैं, जिनके पास में पैसा नहीं है कि वो बेल करा सके। तो ऐसे कानून में सरकार को सुधार करना चाहिए। और जितना भी लोग जेल में बंद है शराबबंदी के नाम पर, यदि वो निर्दोष है तो उसको निश्चित रूप से रिहा करना चाहिए। ये हमारी मांग है। सर, शराबबंदी की विफलता, कानून जिस तरीके से जो आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर आपने सवाल उठाया, अपने पासी समुदाय के लिए सवाल उठाया। आपने ये भी कहा बिहार सरकार से अब सरकार चल नहीं रही है, मुख्यमंत्री को खास तौर पे इस्तीफा देना चाहिए। इसको लेके भी अब आपके ऊपर अटैक भी किया जा रहा है। सर, आपको कहा जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस को ये तो पॉलिटिकल स्टैंड है। देखिए, ये सब पर आप मत जाइए। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। उस हैसियत से मैं कहा था बिहार का लॉ एंड ऑर्डर आप सुधारिए। आप 17 वर्ष से बिहार के मुखिया हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन ये 17 वर्ष में और 3 महीना में फ़र्क हुआ है। ये खुद आप लोग भी समझिए कि 3 महीना में फ़र्क हुआ है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। रोज़ हत्याएं हो रही है, रोज़ बैंक रबड़ी हो रहा है, दलित महिला के साथ में जिंदा जलाया गया। जबकि पटना, नहीं, पहले पटना के बगल में अरवल है,
जहाँ पटना राजधानी में मुख्यमंत्री जी रहते हैं, डिप्टी सीएम रहते हैं, चीफ सेक्रेटरी है, डीजीपी है, एसपी और कलेक्टर है, उसके बगल में ये घटना घटी जी। और उस थानेदार को अभी तक आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया। ये दुखद घटना है। प्रशासन को चाहिए निष्पक्ष होना। जब प्रशासन निष्पक्ष होगा तो लॉ एंड ऑर्डर स्वतः घट जाएगा, कम जाएगा। सर एक और सवाल सर, है। कोर्णी को लेकर तारकिशोर प्रसाद ने आज कहा कि राजद सरकार चला रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं, और नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं चलता है, वो बस एक स्टैंप सीएम है, असली मुख्यमंत्री तो कोई और है। और एक पार्टी जिसके ज़्यादातर विधायक मंत्री जमानत पे बाहर है, जब वो पार्टी रूलिंग करेगी तो इसी तरीके की व्यवस्था बिहार में देखने को मिलेगी। देखिए, वो तो आप खुद जानती हैं कि पहले नीतीश कुमार जी 2015 में जब आरजेडी गठबंधन से बाय बाय किए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं दोबारे मिट जाऊंगा, लेकिन इस गठबंधन में मैं दोबारे नहीं आऊँगा। लेकिन फिर दोबारे उस गठबंधन में गए। अभी उनसे पूछिए कि उनकी क्या मजबूरी है, क्यों उस गठबंधन में गए। और बिहार की सरकार जो है, सरकार चल रही है, लेकिन ये बात सही आपने कहा कि परोक्ष में दूसरे लोगों के द्वारा शासन चलाया जा रहा है। ठीक है सर, कोर्नी में एक सवाल है। कोर्नी उपचुनाव में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव प्रचार करने गए हैं। कोर्नी में किस तरह की संभावना देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी और डिप्टी सीएम प्रचार करने के, उनके पार्टी का उम्मीदवार है तो जाएंगे ही। हम लोग भी गए हैं, एनडीए के भी तमाम एनडीए के भी तमाम लोग गए हैं वहाँ। कल भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज जी गए थे, आज भी जा रहे हैं। मैं भी 2 दिन पहले गया था। कुर्नी में कोई लड़ाई नहीं है। उसका एक कारण है, कुर्नी की जनता पूछती है कि दोबारा उपचुनाव क्यों हुआ। ये जवाब दे, आरजेडी के लोग, गठबंधन के लोग जवाब दे कि आज से 2 बरस पहले चुनाव हुआ था। ठीक है, नवंबर 2 बरस पहले चुनाव हुआ था। चुनाव की नौबत क्यों आई? तो नौबत आई भ्रष्टाचार के आरोप में। वहाँ के जो विधायक थे उनको उनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया, उनकी सदस्यता चली गई। ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब दोबारा चुनाव हुआ तो फिर वहाँ की जनता ये अलर्ट है कि हम आरजेडी गठबंधन के उम्मीदवार को हम अपना मत नहीं देंगे। हम जब भी देंगे तो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देंगे। और अगली बार भी केदार गुप्ता जी मात्र 712 वोट से हारे थे। अच्छे वर्कर से एमएलए हुए हैं और इस बार भी वो 17,000 वोट से जीतेंगे।